गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 27 जुलाई के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे द हिंदू से, और इनको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और वीडियो की शुरुआत करेंगे एक कोटेशन के साथ। सो द कोटेशन गोज लाइक, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यूपीएससी के अंदर इसको कैसे अप्लाई करना है, तो मान लीजिए ये आप है और ये आपका एक सर्कल है, इसमें 1 2 3 4 5 5 लोग आपके साथ हैं जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। नाउ आपकी जो पर्सनैलिटी होगी ना, यहाँ पे आपका जो पूरा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा एज पर द कोटेशन, इन 5 लोगों का जो थॉट प्रोसेस होता है, जो इनका एटीट्यूड होगा, उसका एवरेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ध्यान क्या रखना है, सी अभी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आपको ऐसे लोगों के साथ ही रहना है। आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देते हो। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो हमेशा नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं यूपीएससी के एग्जाम के बारे में या प्रिपरेशन के बारे में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं यार पता नहीं एग्जाम कब होगा, होगा भी नहीं होगा, प्रीलिम्स तो काफ़ी डाइसी होता है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, मेंस क्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है, इंटरव्यू के टाइम पर भी लोग जुगाड़ लगा के आते हैं। तो ये सब चीज़ें बोलने वाले लोगों से, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस के होते हैं, उनसे आपको दूर रहना है। एट द सेम टाइम ऐसे लोगों के साथ रहना है जो कहीं ना कहीं आपके गोल तक आपको ले जाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे चॉइस आपको करनी है, बिकॉज इफ़ यू चूज द राइट पीपल, अगर आप सही लोगों को चुनते हो तो डेफिनेटली बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक पॉजिटिव तरीके से डेवलप होता है और एग्जाम को कहीं ना कहीं क्रैक करने में वो आपकी हेल्प करता है। तो जो भी आपके प्रिपरेशन के लिए आप लोग चुन रहे हैं, अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं या अदरवाइज भी, तो उनको आपको बिल्कुल ध्यान से चूज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो थॉट प्रोसेस होगा वो आप पर भी इम्पैक्ट डालेगा। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम डब्ल्यूटीओ के बारे में देखेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स के बारे में, देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में भी एक क्वेश्चन है, देन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के बारे में भी एक एमसीक्यू है, ऑनलाइन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के बारे में देखेंगे, स्वामी के बारे में देखेंगे, देन कुम्हार सशक्तिकरण योजना के बारे में एक एमसीक्यू है, हनी टेस्टिंग लैब के बारे में भी पढ़ेंगे, काउंसलर एक्सेस के बारे में, वियना कन्वेंशन से जो रिलेटेड है उसके बारे में देखेंगे, एंड फाइनली वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के बारे में देखेंगे जो कि अभी लैंसेट में पब्लिश हुई है। मार्किंग स्कीम आप जानते ही हैं, अपर 2 ब्रैकेट्स में, मतलब आपको 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर करना है। अगर 6 से कम स्कोर आता है आपका तो आप दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डब्ल्यूटीओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली कन्फर्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन डब्ल्यूटीओ। तो अभी किस कंट्री को, इन चारों में से तजिकिस्तान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, इजराइल, किसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान जो है ये एक ऐसा कहा जाता है लास्ट फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक जिसने डब्ल्यूटीओ के साथ फॉर्मल टाइज जो है वो बनाई है। अभी बात करें सेंट्रल एशियन कंट्री की, तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान ने सी, तो इसका आंसर हो गया मई के अंदर, मई के महीने में ये एक रिक्वेस्ट डाली थी कि वो फॉर्मल टाइज जो है ऑब्जर्वर स्टेटस डब्ल्यूटीओ के अंदर चाहती है, और यहाँ पर उसको ये जो स्टेटस है दे दिया गया। अगर बाकी कंट्रीज की बात करें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ये ऑलरेडी ही एक्सीड हो चुके हैं डब्ल्यूटीओ को लेकर। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान जो बची थी वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी है। एक बार मैप पे देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर कहाँ से टच करता है, कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये भी पूछा जा सकता है, कैस्पियन सी भी यहाँ पर इसको टच कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है फाइनेंशियल रूल्स के बारे में, जीएफआर, जनरल फाइनेंशियल रूल्स के बारे में। इसके अमेंडमेंट को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। पहली कहती है, एनी बिडर फ्रॉम सच कंट्रीज शेयरिंग अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया विल बी एलिजिबल टू बिड इन एनी प्रीक्योरमेंट वेदर ऑफ गुड्स, सर्विस और वर्क्स ओनली विद द बिडर इज रजिस्टर्ड विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे पूछा गया है कोई भी बिडर ऐसी कंट्री से जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है वो एलिजिबल होगा बिड के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, अगर वो गुड्स या सर्विस की प्रोक्योरमेंट करना चाहता है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। हो सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी द रजिस्ट्रेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डीपीआईआईटी। ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन सी होगी, ये वो रजिस्ट्रेशन कमेटी होगी जिसको डीपीआईआईटी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। थर्ड, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एंड होम अफेयर्स रिस्पेक्टिवली भी मैंडेटरी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल और सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो कहाँ से चाहिए होगी, वो 2 मिनिस्ट्री की यहाँ पे बात करिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से और होम मिनिस्ट्री से। ये मैंडेटरी होगा ये क्लियरेंसेस लेना। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अभी रिसेंटली हुआ क्या, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अमेंड करें जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 को, ताकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, आपको पता है नेबरिंग कंट्रीज में खासतौर पे चाइना, काफ़ी सारी जो चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, अगर कोई भी कंपनी जो है
वो उसको कम दामों में मिल रही है, तो वहाँ पे वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता था काफ़ी सारी, और वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट रहती थी। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए हमने कुछ रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़, वो उनसे हमें सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स तो चेंज कर सकते हैं लेकिन नेबर चेंज नहीं कर सकते। तो नेबर्स क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर उनको अपनी कंट्री में आने से पहले, उनकी इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री से आने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। उसी वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाई जा रही हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी बिडर कुछ भी प्रोक्योर करना चाहता है गुड्स को, सर्विसेज को, तो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात हुई थी, सेकंड स्टेटमेंट भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में था, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि ये दोनों स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगी उसको जो रजिस्ट्रेशन होगा वो एक रजिस्ट्रेशन कमेटी के द्वारा होगा, जिसको DPIIT जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं कि क्या उनको मैंडेटरी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और होम अफेयर का क्लियरेंस चाहिए होगा। तो यस, दोनों ही मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स एज वेल एज होम मिनिस्ट्री का उनको क्लियरेंस चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है वो देखेगी कि ये टैक्टिकल मूव जो है वो क्यों लिया जा रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा आपका सी। कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि ये जो पूरे रूलिंग लगाई गई है ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पे लगाई गई है, प्राइवेट के ऊपर ये अभी नहीं लगाया गया, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में लग जाए। और कुछ रिलैक्सेशन दिए, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जैसे कि मेडिकल सप्लाईज को प्रोक्योर करना है तो वहां पर ये एक्सेप्शन दी गई है। कोविड-19 जो ग्लोबल पेंडेमिक है इससे बचने के लिए हो सकता है कुछ मेडिसिन जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, तो वहां पर ये एक्सेप्शन रहेगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहा है। पूछ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, क्या WTO करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IMF, वर्ल्ड बैंक। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी रिसेंटली RBI ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है जुलाई महीने में, जुलाई 2020 में निकाली है। तो आंसर तो आपको पता चल गया, बी इज द करेक्ट आंसर। अभी FSR करती क्या है, बेसिकली इट्स एन असेसमेंट ऑफ सब कमेटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। FSDC की जो सब कमेटीज हैं उनकी जो असेसमेंट होती है वो कलेक्टिव असेसमेंट को रिफ्लेक्ट करती है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट। एट द सेम टाइम रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसकी असेसमेंट भी करके दिखाती है, और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कितना रेजिलियंट है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो आप इन्फ्लेशन को लेके कह सकते हैं या फिर जैसे अभी पेंडेमिक की सिचुएशन है इसको लेके कह सकते हैं। इसके कंसर्निंग हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कितना रेजिलियंट है, मतलब कितने तेजी से वो इससे बाहर निकल के आ सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी FSR फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आपको देती है। रिपोर्ट ये चीज भी डिस्कस करती है कि किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट और रेगुलेशन के काम कितनी तेजी से हो रहे हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी। कुछ और चीजें देख लेते हैं, RBI ने क्या अपनी असेसमेंट दी है। तो यहाँ पे ग्रोस NPA के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए RBI ने कहा है कि जो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो NPA है वो 8.5% जो मार्च 2020 में था उससे इंक्रीज हो गए। यहाँ पे 4 परसेंटेज पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 12.5% तक हो सकता है मार्च 2021 तक। और RBI ने जो है टर्म लोन के ऊपर भी 6 महीने का मॉरेटोरियम लगाया, और इन्हीं रीजंस की वजह से जो GDP है वो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा बाय 8.9% इन 2020-21। देखते हैं कि ये जो डेटा है कितना कंप्लाई करता है रियलिटी से आगे आने वाले टाइम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इज ट्रेमेंडसली ग्रोइंग विद द डिमांड एक्सपेक्टेड टू क्रॉस $400 बिलियन बाय 23-24। तो यहाँ पे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ काफी तेजी से हो रही है, और डिमांड जो है वो $400 बिलियन जो है वो भी क्रॉस कर सकती है 2023-24 तक, हो सकता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज ग्रोन फ्रॉम $29 बिलियन जो कि 2014-15 में थी, और अभी वो $170 बिलियन तक हो जाएगी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए पहली स्टेटमेंट को देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेके। तो यहाँ पे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है क्या वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, यस, और डिमांड जो है वो एक्सपेक्ट करी जा रही है कि 400 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी 2023-24 तक। तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है ठीक। अगर बात करें जाए सेकंड स्टेटमेंट की, जो पहली यहाँ पे स्टेटमेंट है, फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट $29 बिलियन जो थी, यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज ग्रोन, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम 2019-20 की बात करें तो इट इज नॉट 170 बिलियन, इट इज मेयरली $70 बिलियन। ठीक है, तो जब UPSC भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो 70 को 71 नहीं करेगा, क्योंकि इतना डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, इतने फैक्ट्स को याद रखना मुश्किल होता है। तो वो 70 को 170 कर सकता है या 270 कर सकता है, ताकि आप एक कॉमन सेंस को यूज करते हुए उसका आंसर कर पाए। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक सर्वे जो 2019-20 का था उसने भी ये चीज कही है कि इंडिया जो है हो सकता है आगे आने वाले टाइम में एक तरीके से असेंबली लाइन बन जाए पूरे वर्ल्ड के लिए, और यहाँ पे खासतौर पे जो नेटवर्क प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी ये चीज सोची जा रही है।
इवन यही चीज जो थी चाइना ने भी करके दिखाया, जो पूरी चाइना की स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से ये एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाया चाइना, वहां पर यही हुआ था कि पूरे वर्ल्ड के लिए वो एक असेंबली लाइन बन गया था। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ये चीज इंडिया को भी देखने को मिले, इससे काफी ज्यादा जॉब्स जो है वो भी क्रिएट हो सकती हैं और जो सप्लाई होगी, एक्सपोर्ट होगा, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आंसर फिलहाल ए है हमारा। चलते हैं कुछ और चीजें देखते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 48,000 करोड़ इसके अंदर लगाने की बात करी और 3 मेजर स्कीम्स को लॉन्च किया ताकि मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज किया जा सके। ये स्कीम है, पहली है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सेकंड स्कीम है स्पेक्स, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। देन है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 स्कीम। इन सबको मेंस में यूज किया जा सकता है अगर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। अगर हम फाउंड्रीज को सेटअप करते हैं तो किस किस तरीके की प्रॉब्लम आती है। पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा लगता है इसके अंदर। दूसरा है न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो चाहिए होती है हर 1.5 साल के बाद, तो वहां पर भी काफी एक्सपेंडिचर हो जाता है। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो काफी ज्यादा होता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काफी पैसा लगता है, तो काफी कैपिटल इंटेंसिव एरिया है ये, तभी यहाँ पे डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू कंडक्ट एन ऑनलाइन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो क्या CAG ने अभी ऐसा डिसाइड किया कि ऑनलाइन ऑडिट किया जाएगा, या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया कि 50,000 जो ग्राम पंचायत हैं उनका ऑनलाइन ऑडिट किया जाएगा थ्रू एन एप्लीकेशन जिसका नाम है ऑडिट ऑनलाइन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमारा यहाँ पे जो आंसर है B इज द करेक्ट आंसर। अब ऑडिट ऑनलाइन जो एप्लीकेशन इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ऑनलाइन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स किया जाएगा 50,000 ग्राम पंचायत का, उनके बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाएगा यहाँ पर। और एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करी गई है एज ए पार्ट ऑफ PES, दैट इज पंचायत एंटरप्राइज सूट अंडर ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट। ये भी ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स किया जाएगा तीनों लेवल पर। कौन कौन से लेवल है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एंड विलेज लेवल पे, अर्बन लोकल बॉडीज में एंड इवन लाइन डिपार्टमेंट्स में भी ऑडिटर्स जो है वो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। और इसके अलावा एप्लीकेशन जो है हमारी ऑडिट ऑनलाइन, इसके बारे में भी आपने देख लिया। कुछ बेनिफिट देख लेते हैं इसके, जैसे कि किस किस तरीके के बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक तो ट्रांजिशन पेपर से आपका किस पे हो रहा है, कंप्यूटर पे हो रहा है, तो ये एक बेनिफिट है इसका। फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जब सब कुछ ऑनलाइन होगा ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी इसके अंदर। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। काफी टाइम सेव होगा। आपको पता है कि कंप्यूटर जहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो टाइम जो है काफी ज्यादा सेव हो जाता है, एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो तो सेम ही है। देन फाइनली अकाउंटेबिलिटी फैसिलिटेट कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है कि हर कोई अपने ही यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन करता है, तो वहां पे एक टाइम स्टैम्प भी आ जाता है और किस इंडिविजुअल ने क्या चेंज किया उसके बारे में भी पता चल जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ईजी हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्वामी के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्वामी। पहली स्टेटमेंट कहती है स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड हैज बीन फॉर्म टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉल्ड रेरा रजिस्टर्ड अफोर्डेबल एंड मिड इनकम कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स विच आर स्टक ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स। तो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड जो है इसे स्टार्ट किया गया ताकि रेरा द्वारा रजिस्टर्ड जो मिडल इनकम कैटेगरी के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या फिर उससे नीचे अफोर्डेबल लेवल के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फंड की अनअवेलेबिलिटी की वजह से रुके हुए हैं, उनको पूरा करना है, हो सकता है। द फंड हैज द टारगेट कॉर्पस ऑफ 12,500 करोड़ विद द ग्रीन शू ऑप्शन ऑफ 12,500 करोड़। तो यहाँ पे जो टारगेट कॉर्पस है वो कितना है? 12,500 करोड़, और साथ में ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो क्या होता है वो भी बताऊंगा, वो भी 12,500 करोड़ है। द स्पॉन्सर ऑफ द फंड इज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो स्पॉन्सर है फंड का वो कौन है? सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो इसीलिए स्टार्ट किया गया था कि जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि रेरा द्वारा रजिस्टर किए गए हैं लेकिन मिडिल इनकम और अफोर्डेबल कैटेगरी में फॉल करते हैं और फंड्स अनअवेलेबिलिटी की वजह से रुके हुए हैं, उनको कंप्लीट करना। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। फंड का जो टारगेट कॉर्पस है वो 12,500 करोड़ है विद अ ग्रीन शू ऑप्शन। ये क्या होता है अभी बताऊंगा, 12,500 करोड़। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, जो इसमें स्पॉन्सर है वो कौन है? स्पॉन्सर ऑफ द फंड इज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो यहाँ पे हुआ क्या है, रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने रिव्यू किया परफॉर्मेंस ऑफ स्वामी की परफॉर्मेंस। स्वामी यहाँ पे क्या है? स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। इसकी पूरी परफॉर्मेंस को यहाँ पे रिव्यू किया गया और ये पाया गया कि यहाँ पे 81 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया और इतना यहाँ पे आउटले दिया गया है।
इन्वेस्टमेंट मैनेजर इसका कौन है? इसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर है फंड का एसबीआई कैप वेंचर, जो कि एसबीआई कैपिटल की एक होली ओन सब्सिडरी है। तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से हमारा आंसर था ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड कुम्हार सशक्तिकरण योजना। तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना को किसने लॉन्च किया? क्या एमएसएमई ने किया है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने, नाबार्ड ने, या फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ने? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने डिस्ट्रीब्यूट करी हैं 100 इलेक्ट्रिक पोटर व्हील्स, ताकि 100 ट्रेन्ड आर्टिजन्स जो हैं गांधीनगर में रहने वाले, वहां से इस पर्टिकुलर जो योजना है उसकी शुरुआत जो है करी जा सके। और ये जो योजना लॉन्च करी गई है वो लॉन्च करी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री में। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। एक बार देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिखते हैं ये जो इलेक्ट्रिक पोटर व्हील्स हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हनी टेस्टिंग लैब को लेके है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट हनी टेस्टिंग लैब। पहली स्टेटमेंट कहती है द लैब हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो एनडीडीबी ने ये जो लैब है इसको एस्टैब्लिश किया है। इट इज एस्टैब्लिश इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसे अभी रिसेंटली एस्टैब्लिश किया गया। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो लैब को डेवलप किया गया ताकि क्वालिटी प्रोडक्शन करी जा सके किसकी? हनी की, ताकि इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सके। FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है नए स्टैंडर्ड्स हनी के लिए। तो यहाँ पे बी वैक्स है, रॉयल जेली, इस तरीके से कुछ स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे किया गया है। इसको लेके आने वाली, एस्टेब्लिश करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? तो पहली जो स्टेटमेंट वो ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसे एस्टैब्लिश किया है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया है, और यहाँ पे इसे एस्टैब्लिश करा है आनंद, गुजरात के अंदर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो वियना कन्वेंशन को लेके है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट काउंसलर एक्सेस एज पर वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो है काउंसलर एक्सेस देता है, उसके हिसाब से दो स्टेटमेंट दी गई है, वन बाय वन देखेंगे। पहली कहती है अ काउंसिल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फॉरेन स्टेट। तो ये फॉरेन स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो काउंसिल होता है, हो सकता है। आर्टिकल 36 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑल्सो स्टेट्स दैट अरेस्टेड नेशनल हैज द राइट ऑफ रेगुलर कंसल्टेशन। तो यहाँ पे आर्टिकल 36 जो वियना कन्वेंशन का कहता है वो ये कहता है कि जिस इंडिविजुअल को अरेस्ट किया हुआ है उसके पास रेगुलर कंसल्टेशन का राइट है। अब ये कुलभूषण यादव को लेके ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया था और यहाँ पे इसके ऊपर एमसीक्यू बनाया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो काउंसिल होता क्या? बेसिकली काउंसिल इज समवन हु इज नॉट अ डिप्लोमेट। तो ये डिप्लोमेट नहीं होते, बट ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट, जो कि अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री में, मतलब होस्ट कंट्री में रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो होती है वो ठीक है। सेकंड को देखते हैं कि आर्टिकल 36 वियना कन्वेंशन का ये कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को, मान लीजिए इस केस में कुलभूषण यादव को अरेस्ट किया गया है, तो क्या उनको वियना कन्वेंशन के अंदर रेगुलर कंसल्टेशन का राइट है? तो यस, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और यहीं पे इंडिया ने कहा है कि एज पर द इंटरनेशनल ट्रीटी आपको मिस्टर कुलभूषण यादव को यहाँ पर रेगुलर कंसल्टेशन का एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि वियना कन्वेंशन के जो रूल्स हैं वो भी इसके बारे में बात करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, जो कि अभी लैंडसेट के अंदर पब्लिश करी गई है। पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली कहती है द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल पीक एट 9.73 बिलियन इन 2064। तो 2064 तक ये अपने पीक पे जो पॉपुलेशन है पहुंच जाएगी। चाइना विल रिमेन द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और 2064 में भी जो चाइना है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी की होगी। द ग्लोबल टोटल फर्टिलिटी रेट दैट इज TFR इज प्रेडिक्टेड टू स्टेडली डिक्लाइन फ्रॉम 2.37 से 2.16 तक आ जाएगी। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो पीक करेगी 9.73, कब तक? 2064 तक। यहाँ पे जो वैसे टारगेट्स बताए गए हैं वो 2100 के, मतलब इस ईयर के बताए गए हैं। तो यहाँ पे चाइना क्या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रख रही होगी उस टाइम पे? तो आंसर ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जो है उस टाइम पर सबसे ज़्यादा होगी और चाइना की इंडिया से कम हो चुकी होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट। अगर हम TFR की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, तो ये भी काफ़ी डिक्लाइन हो जाएगी, 2.37 से 1.66 तक पहुंच जाएगी, ना कि 2.16 तक। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर हो जाएगा ए। कुछ प्रोजेक्शंस जो है वो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ दिखा रखी है। जैसे चाइना जो है उसकी पॉपुलेशन जो डिक्लाइन होगा वो 732 मिलियन तक हो जाएगा, 2100 की प्रोजेक्शन बता रखी है। और इंडिया की फिर भी 1090 ही रहेगी। नाइजीरिया की पॉपुलेशन जो आप देख रहे हैं 4 टाइम्स ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा यहाँ पर, और जापान जो है वो तो 50% ही रह जाएगा। ये कुछ पॉपुलेशन के यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस जो है वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।
रिवीजन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। पोस्टल बैलेट के बारे में हमने 2 वीडियो से लगातार डिस्कस किया। पोस्टल बैलेट होता क्या है, 1 लाइन में मुझे बताइएगा। अभी हम 2 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे और उसके बाद विनर को डिक्लेयर करेंगे। तो हमने शुरुआत करी थी WTO के ऑब्जर्वर स्टेटस थे, ये दिया गया था तुर्कमेनिस्तान को, लास्ट ऑफ द सोवियत रिपब्लिक है। इसका मैप भी देख लीजिए, क्योंकि आसपास की जो कंट्रीज हैं किससे बॉर्डर टच होता है वो भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड कैस्पियन सी से ये टच कर रहा है। फिर हमने डिस्कस किया था जनरल फाइनेंशियल रूल्स के बारे में। आसपास की जो कंट्रीज अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उनके लिए रूल्स जो है वो काफी स्ट्रिंजेंट कर दिए गए हैं। तो उनको होम मिनिस्ट्री से होकर जाना पड़ेगा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से होकर जाना पड़ेगा, उनके जो बिडर्स होंगे उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और ये रजिस्ट्रेशन के लिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी वो DPIIT करेगी। रीजन क्या है? चाइना। नेक्स्ट चलते हैं FSR के बारे में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जुलाई के अंदर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज किया है। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है उसकी जो सब कमिटीज होती हैं उनका जो असेसमेंट होता है, कलेक्टिव असेसमेंट, उसको रिफ्लेक्ट करती है पर्टिकुलर रिपोर्ट। ये भी ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट जो है डिस्कस करती है किन चीजों को, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स की जो रेगुलेशंस होते हैं और डेवलपमेंट के जो फील्ड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करी जाती है। RBI ने भी कहा है कि जो ग्रॉस NPA है बैंक्स का वो बढ़ने वाला है और आगे 6 महीनों में मॉरेटोरियम लगेगा टर्म लोन्स के ऊपर। और एक और यहाँ पे प्रेडिक्शन करी गई, दैट इज द GDP कॉन्ट्रैक्ट करेगी 8.9% तक। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। जो डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर वो काफी ग्रो करने वाली है, ये देखा था। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो 2019-20 तक 70 बिलियन तक इंक्रीज हुआ था, इसके बारे में देखा था। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 48,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ने दी है। और जो 3 मेजर स्कीम थी वो थी PLI स्कीम, स्पेक्स एंड EMC 2.0। जो इसमें चैलेंजेस जो आते हैं वो भी हमने देखे थे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा चाहिए होती है। फिर हमने देखा था ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कहा कि 50,000 ग्राम पंचायत को आप ऑडिट ऑनलाइन की एप्लीकेशन को हम यूज करते हुए इसे यूज करेंगे। और यहाँ पे जो ऑनलाइन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स किया जाएगा 50,000 ग्राम पंचायत का, वो जो एप्लीकेशन डेवलप करी गई है वो PES दैट इज पंचायत एंटरप्राइज सूट के अंदर करी गई है। एट द सेम टाइम 3 लेवल पे ये जो ऑडिट है वो किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज लेवल पे। कुछ बेनिफिट्स जो होते हैं, अगर आप ऑनलाइन मीडियम से जाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, मैनेजमेंट इंप्रूव होती है, गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी आती है एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की वजह से जो पेपर बेस्ड आपका सिस्टम होता है वो रिप्लेस हो जाता है। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का स्वामी के बारे में देखा था हमने, जिसकी फुल फॉर्म थी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। तो जहां पे ऐसे रेरा के प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं अफोर्डेबल मिड इनकम कैटेगरी के अंदर, वहां पर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाएगा, फंड्स की पॉसिबिलिटी नहीं रखने दी जाएगी। कॉर्पस 12,500 करोड़ का बनाया गया था और स्पॉन्सर इसके सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स थे। इसके बाद कुमार सशक्तिकरण योजना के बारे में देखा था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो पोर्टर व्हील्स हैं वो दिए गए हैं 100 ट्रेंड आर्टिजन्स को, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे हमने ये देखा था। देन हमने देखा था लैब्स के बारे में। हनी टेस्टिंग लैब्स के लिए नई स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ताकि एक्सपोर्ट भी किया जा सके इसे। लैब अभी रिसेंटली एस्टेब्लिश करी गई है आनंद गुजरात के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। फिर हमने 9th क्वेश्चन में देखा था वियना कन्वेंशन में जो काउंसिल एक्सेस देते हैं, काउंसिलर इज नॉट अ डिप्लोमेट बट ये अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं दूसरी होस्ट कंट्री के अंदर। एज पर वियना कन्वेंशन आर्टिकल 36 ये कहता है कि रेगुलर कंसल्टेशन के जो राइट्स है वो आपको देने पड़ते हैं अरेस्ट होने के बाद एक इंडिविजुअल के। पूछा जा सकता है कंट्रोवर्सी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन वियना कन्वेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन हमने देखा था पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के बारे में। लैंडसेट के अंदर जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 9.73 पीक पे जाएगी 2064 में, लेकिन चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से कम रहेगी। TFR भी काफी कम होता हुआ यहाँ पे बताया गया। वेरियस कंट्रीज का कंपैरिजन किया था। चाइना की पॉपुलेशन जो अपनी अभी पॉपुलेशन का हाफ रह जाएगी और उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन करेगी, बट उतनी ज्यादा नहीं, 25% के आसपास का डिक्लाइन यहाँ देखने को मिलेगा। नाइजीरिया 3 टाइम्स 4 टाइम्स अपनी इंक्रीज हो जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी, जापान की सिर्फ हाफ रह जाएगी। फिर क्वेश्चन ऑफ द डे आपको पता ही है, जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन पूछा था उसमें जो विनर है वो है किरण रार। आपने करेक्ट आंसर दिया तो नेटमॉक प्रेप पे बता दीजिएगा कि आपको जो PDF है वो किस लैंग्वेज में चाहिए। मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा और 6 से लेस अगर मार्क्स हैं तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज यू आर इन द सेफ जोन। कोई भी डाउट है आपका तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं और PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन प्रेस द बेल आइकन एज वेल ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।